साउदर्न ब्रेव जिसने अपना पहला मुकाबला केवल 1 विकेट के बड़े ही मुश्किल अंतर से जीता वहां पर, जबकि वहीं पर बात करें बर्मिंघम फिनिक्स की तो ये टीम अपना पिछला मैच 6 विकेट से हार करके यहां पर पहुंची है। और ये दोनों टीमें द 100 मेंस कंपटीशन 2025 के मैच नंबर 7 के अंदर जब एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी तो पिछले मैच का रिजल्ट चाहे जो रहा हो, आज कौन सी टीम यहाँ पर मजबूत पड़ती दिखाई पड़ रही है उसको तो हम यहाँ पर समझेंगे। दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को टीम वाइज भी देखेंगे और इंडिविजुअली प्लेयर्स के हिसाब से भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैटर्स की क्या वीकनेसेस हैं प्लेयर बैटल के अंदर, और वो सारा डेटा जो प्लेयर सिलेक्शन करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो तो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले कि ये जो मैच है द रोज बॉल साउथहैम्पटन के मैदान पर, जहां पर अच्छा पेस और बाउंस तेज गेंदबाजों के लिए पूरे थ्रू आउट द मैच यहां पर मौजूद होता है। मैच होगा 10 अगस्त को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। यानी कि पूरी तरह से एक दिन वाला द 100 मैच जहां पर खेले गए पिछले 6 मैचेस में, और खास करके इसमें 3 T20 मैचेस को भी मैंने इंक्लूड कर रखा है जो 2025 में हुए हैं। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट चल करके देखेंगे तो रिजल्ट दिखाई पड़ेगा कि 6 में से 5 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। लेकिन उसमें अगर आप देखें जो T20 के अभी रिसेंट मैचेस यहां पर खेले गए, जैसे मैंने आपको बताया 2025 के अंदर, और वो भी हुआ था 6 जुलाई 2025 को, 10 जुलाई 2025 को, 13 जुलाई 2025 को, मतलब मुश्किल से 1 महीना भी हुआ नहीं। वो भी T20 ब्लास्ट के मुकाबले यहाँ पर जो खेले गए थे उसमें देखेंगे तो 178 के स्कोर को भी चेज कर लिया गया 4 विकेट के अंतर से। यहाँ पर देखेंगे तो 208 के स्कोर को डिफेंड कर दिया गया था बहुत ही सक्सेसफुली। हालांकि यहाँ पर ग्लेन मॉर्गन की टीम जो हारी थी ना, उनकी बैटिंग वन ऑफ दी वर्स्ट बैटिंग ऑर्डर रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, इस वजह से भी काफी हद तक आप उसको कह सकते हैं। लेकिन उसी में अगले मैच में 167 का स्कोर भी यहाँ पर चेंज हो गया। और यहाँ पर एक कॉमन चीज आप देखेंगे कि इन तीनों में से 2 मैचेस खास करके पावर प्ले के दौरान अगर हम बात करें, इवन तीसरे मैच में भी सेकंड इनिंग का पावर प्ले वो काफी हद तक बॉलर्स के पक्ष में गया। और अभी कुछ देर पहले आपको मैंने कहा था कि रोज बॉल साउथहैम्पटन का एक ऐसा मैदान होता है जहां पर अच्छा पेस बाउंस वो तेज गेंदबाजों को मिलता है और थोड़ी बहुत सीम मूवमेंट भी मिलती है। और इसी वजह से नई गेंद से जो होती है पावर प्ले की बॉलिंग वो तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप इन दोनों मुकाबलों में देखेंगे। तीसरे मैच में जाकर के वो चीज थोड़ी सी जरूर कम हो गई थी, यानी कि फ्रेश विकेट आज होगा तो उसका भी एक बड़ा रोल होगा। और उसी तरीके का पावर प्ले आपको होता आज दिखाई पड़ सकता है, जहां पर ओवरऑल भी तेज गेंदबाजी आपको डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच और खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में और बेहतर बैटिंग करने के लिए होती चली जाती है। और इस T20 मुकाबलों के आंकड़ों को समझने के बाद भी अगर आप चलें द 100 के भी मुकाबले देख लें जो पिछले साल इस ग्राउंड पर खेले गए थे ना, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहले 2 मुकाबलों में पावर प्ले के पहली इनिंग के पावर प्ले के जो ओवर्स रहे वो पूरी तरह से बॉलिंग पक्ष में गए। लेकिन उसके बाद बैटिंग के लिए पिचेस काफी आसान होती चली गई और पावर प्ले भी काफी आसान होते चला गया, खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में। और यहां पर भी रिजल्ट्स अगर आप देखें तो 138 का स्कोर चेंज हो गया 7 विकेट के अंतर से, 116 का स्कोर चेंज हो गया यहां पर 7 विकेट के अंतर से, और यहां पर भी 126 का स्कोर थोड़ा सा मुश्किलों के साथ 127 रन बने 8 विकेट पर 2 विकेट के अंतर से ही चेंज हुआ, लेकिन हो गया। तो निश्चित तौर पर एक यही बात जो कंक्लूजन निकल करके आता है पिच के बारे में कि बॉलर्स पूरे मैच के दौरान गेम में बने रहेंगे, खास करके तेज गेंदबाज जिनको टोटल 56 विकेटें मिली इन 6 मैचेस में, उसमें 31 विकेटें पहली इनिंग में, 25 विकेटें सेकंड इनिंग में, स्पिन को केवल 13 विकेटें, 6 पहली इनिंग में, 7 सेकंड इनिंग में। तो कंक्लूजन वही है कि तेज गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ पूरे मैच के दौरान होगा पिच में से, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान पावर प्ले में तो सबसे ज्यादा मौका होगा। और डेथ ओवर भी आती है पहली इनिंग के दौरान ही, सबसे क्रूशियल डेथ ओवर्स आते हैं जहां पर ज्यादा रिस्क लेते हैं बैटर्स। सेकंड इनिंग में आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं, लेकिन पहली इनिंग में ही तेज गेंदबाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे, स्पेसिफिकली पावर प्ले की बॉलिंग। वहीं पर एक ऐसा फेज आता है जिसकी वजह से जो पहली इनिंग की बैटिंग करने वाली टीम होती है उसके उतने रन बन नहीं पाते कि उसको डिफेंड कर पाए। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात और भी क्लियर है कि 200 प्लस का स्कोर अगर बन गया तो वो काफी हद तक डिफेंड होना यहाँ पर संभावित है। बाकी देखना पड़ेगा पिच कैसी होगी, वेदर कैसा होगा, उसका अपडेट तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर ही दूंगा, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी। और ये भी बता दूं कि पिच रिपोर्ट जनरली आता नहीं है, आएगा तो ही मैं दे पाऊंगा। वेदर के बारे में आपको मैं कंफर्म बता दूंगा, और फाइनल टीम तो स्मॉल लीग के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिली जाएगी। तो जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ज्वाइन करने वाला वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और आइए देखिए क्या प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में रहा था, स्पेसिफिकली साउदर्न ब्रेव की टीम का, जहां पर लीस डुप्ला ने जेम्स विंस के साथ ओपन करा था। उसके बाद आए थे जेसन रॉय, और उसके बाद बाकी के बैटर्स, और माइकल ब्रेसवेल भी खेल गए थे, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम खेल रही है न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच, उसमें इनको प्लेइंग इलेवन में रखना नहीं था तो ये आ गए यहाँ पर खेल गए। अभी भी आप देखेंगे कई जहां पर आप इनको अनअवेलेबल टाइप ही देखेंगे, लेकिन ये खेलेंगे फिलहाल। और बाकी की जो बॉलर्स रहे तो पिछला मैच जो खेला गया ना उसमें कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर यूज किया गया। इसमें टोपली ने केवल 2 ही ओवर किए, लेकिन बाकी बॉलर्स ने मिनिमम 3 ओवर तो करा ही, जिसमें टिमाल मिल्स ने 9वां 14वां 17वां और 19वां ओवर किया। और ओवर का क्या मतलब होता है, 5 गेंदों का ओवर यहाँ पर होता है। तो कई बॉलर को आप देखेंगे ना लगातार 2 ओवर भी कर जाते हैं, जो कि रूल भी है यहाँ पर, जिसमें क्रेग वॉटम पूरे 4 ओवर कर गए, 3 ओवर तो पावर प्ले में ही कर गए थे, 1 ओवर मिडिल में कर गए थे। ये पावर प्ले के
स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग यहाँ पर मिल गई तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखने वाली है। बाकी जॉर्डन में 1 ओवर पावर प्ले में, 1 मिडल में, 2 ओवर डेथ में करते दिखाई पड़े, और टिमाल मिल्स भी 2 ओवर और इवन आप कह सकते हैं कि अराउंड द डेथ ओवर 14वां ओवर भी करते दिखाई पड़े, तो ये सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगे। इवन टिमाल मिल्स और क्रिस जॉर्डन तो दोनों इनिंग्स के अंदर, लेकिन क्रेग वॉटन यहाँ से समझ में आता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग के अंदर सबसे मेन ऑप्शन होंगे, जिसमें देखना पड़ेगा रीस टोपली खेलेंगे कि नहीं, जेम्स कोल्स यहाँ पर निश्चित तौर पर क्या बैटिंग ऑर्डर होगा उनका ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें द 100 के अंदर इस फॉर्मेट में वो कैसा चला है, वो भी आपके सामने सारा डेटा आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले। लेकिन जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस आई वो अब आपको यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि पहले वाले मैच में जो कि ये टीम बड़ी मुश्किल से 1 विकेट से जीत पाई थी, उसमें लीस डुप्ला ने शुरुआत तो अच्छी करी, 25 रन की पारी खेली, उसके बाद जल्दी आउट हो गए, और उसके पहले भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन तो बन करके निकल करके आते हैं। बाकी जेम्स विंस जो रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे, हालांकि पिछले मैच में नहीं चले, स्टिल ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एक और होंगे जो कि टॉप ऑर्डर से हमारी बैटिंग लाइनअप में इवन फैंटेसी की टीम में आएंगे। जेसन रॉय एक ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने 30 रन पिछले मैच में बनाए, उसके पहले भी अगर आप देखें तो छोटी छोटी पारियां आई हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर एक काम जो आप कर सकते हो ये, या तो लीस डुप्ला या तो जेसन रॉय में से किसी भी एक को लेकर के जा सकते हैं। जेसन रॉय के साथ आप जाएंगे तो ज्यादा सेफ सिलेक्शन है उनका, जो कि ज्यादातर लोगों की टीम में है। लीस डुप्ला जो कि इन फॉर्म प्लेयर है, ज्यादा बेटर फॉर्म दिखाया उन्होंने रिसेंट टाइम में जेसन रॉय के कंपैरिजन में, तो वो थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन बेहतर ऑप्शन है एज अ इन फॉर्म बैटर। बाकी जेम्स कोल्स जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं। पिछले मैच में आपने देखा 3 ओवर करे, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन चूंकि बैटिंग ऑर्डर भी नंबर 4 पर है, बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर करके दे रहे हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाते हैं। इसके बाद लॉरी इवांस और हिल्टन कार्टराइट स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में चाहे तो आप ट्राई तो कर सकते हैं, काफी रिस्क रहेगा, लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो कि माइकल ब्रेसवेल के तौर पर यहाँ पर हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 2 रन बनाए, विकेट तो नहीं लिया, परफॉर्मेंस तो निकल करके नहीं आई, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन तो ये होंगे। इसके साथ साथ आपको मैंने बता रखा कि क्रिस जॉर्डन जिनको पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, टिमाल मिल्स जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिया, ये दोनों चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, हर जगह पर इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन वहीं पर क्रेग वॉटन जिन्होंने 18 रन बाद की पारी खेली, 1 विकेट लिया, ये पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे आज के इस मैच में। और उसके बाद रीस टोपली देखना पड़ेगा आज खेलते हैं या नहीं, पिछले मैच में 2 ही ओवर कराया गया था, इनको फिटनेस को लेकर के काफी इश्यूज होते हैं, अगर ये खेलते हैं पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ये भी काफी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। बाकी बेंच पर से अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर भी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, देखना पड़ेगा मौका मिलता है या नहीं। डैनियल ह्यू को भी मौका हो सकता है मिल जाए जो ओपनर, लेकिन उसके चांसेस भी काफी कम है। बाकी जॉर्डन थॉमसन है, टॉनी एल्बर्ट हैं, इनके भी नंबर्स आप रिसेंट टाइम के देख करके रखिए, जो कि काफी बेहतर रहे लगभग हर एक प्लेयर के जोफ्रा आर्चर के साथ यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर फॉर्म देख करके रखेंगे तो वो हेल्प आपको करेगा जब आपको टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उसमें से कोई प्लेयर अगर प्लेइंग इलेवन में आ गया तो। इसके बाद हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखें तो ये जो साउदर्न ब्रेव के प्लेयर जब खेलते हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, तो उसके खिलाफ इनकी बर्मिंघम फिनिश के खिलाफ परफॉर्मेंसेस कैसे रही हैं, तो लीस डुप्ला के तो 4 मैच केवल 64 रन है, लेकिन जेम्स विंस के आंकड़े कमाल के हैं, 6 मैच 232 रन, 90 का हाईएस्ट स्कोर। वहीं पर जेसन रॉय के 3 मैच में केवल 76 रन हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है, ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया था। आंकड़े जो है निश्चित तौर पर रिसेंट फॉर्म के वो लीस डुप्ला को फेवर करते हैं, लेकिन जेसन रॉय के आंकड़े हेड टू हेड के जो है वो इनको फेवर करते हैं। तो डिपेंड करेगा आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे। बाकी जेम्स कोल्स के बारे में ऑलरेडी, जो कि नंबर्स तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे जिनको आप मिस नहीं कर सकते। लॉरी इवांस और हिल्टन कार्टराइट में से कार्टराइट तो खेले नहीं, माइकल ब्रेसवेल भी नहीं खेले, लेकिन ये भी हमारी टीम में रहेंगे अपनी यूटिलिटी की वजह से, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी क्रिस जॉर्डन जिनके 6 मैच में 5 विकेट है, टिमाल मिल्स जिनके 6 मैच में 10 विकेट हैं, ये दोनों इनिंग की बॉलिंग हमारी टीम में रहेंगे, ये भी क्लियर कर चुका हूं। क्रेग वॉटन के 4 मैच में 2 विकेट है, जो कि पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली रीस टोपली को लेकर भी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, तो देखना पड़ेगा किसमें से कौन खेलेगा, कब खेलेगा, उसकी बेसिस पर। बाकी 5 प्लेयर तो पक्के तौर पर हमारी टीम में आ रहे हैं। बाकी जेसन रॉय और लुइस डुप्ला में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा अगर इस टीम की पहली इनिंग की बैटिंग है तो मैं कहूंगा कि दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, और निश्चित तौर पर तब सेकंड इनिंग की बॉलिंग आएगी, तब वहां पर आप देखिएगा कि बाकी ऑप्शन कौन खेल रहा है। चूंकि जब पहली इनिंग की बैटिंग है ना, तब आप चाहे तो इन दोनों को ही ड्रॉप करके आप अपनी टीम में यहाँ पर हिल्टन कार्टराइट, लॉरी इवांस के साथ भी रिस्क लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वो आपको मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। पहली इनिंग की बैटिंग में मैं कहूंगा कि जेसन रॉय को लेकर के जाइए, सेकंड इनिंग की बैटिंग में लीस डुप्ला को, ये बात यहां से आपको मैं क्लियर करता चलूंगा। तो ये निश्चित तौर पर हमने देख लिए हेड टू हेड के आंकड़े। इसके बाद वेन्यू का भी डेटा देखते हैं, आए कि द रोज बॉल साउथहैम्पटन के इस मैदान पर क्या नंबर्स रहे हैं। यहाँ पर भी लीस डुप्ला के कुछ खास आंकड़े हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर जेसन रॉय भी बिल्कुल चल नहीं पाए
हैं, लेकिन जेम्स विंस के आंकड़े कमाल के हैं। इनका ये होम ग्राउंड भी है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा इनको टीम में रखते वक्त। और इवन कप्तान है, बस कप्तान के भी काफ़ी अच्छे चॉइस हो जाते हैं। जेम्स कोल्स के बारे में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि क्यों ये हमारी टीम में होने चाहिए, हालांकि डेटा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था ना कि एक रिस्क वाला फैक्टर कि पहली इनिंग की बैटिंग है तो आप जेसन रॉय और लीस डुप्लाइट दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये रिस्क ले रहे हैं तो किसको लेकर के जाएं उनकी जगह पर, वो ऑप्शन लॉरी इवांस हो सकते हैं, जिनको एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। 13 मैच में 371 रन, 46 का एवरेज है इस मैदान पर, कमाल के आंकड़े रहे हैं। बाकी क्रिस जॉर्डन के 27 मैच 30 विकेटें हैं, रीस टोपली के भी 11 मैच में 16 विकेटें हैं, टिमाल मिल्स के 19 मैच में 21 विकेटें हैं, इवन क्रेग वाटन के भी यहाँ पर 11 मैच में 16 विकेटें हैं, तो 17 विकेटें हैं। तो कमाल के आंकड़े हैं रीस टोपली और क्रेग वाटन के इस मैदान पर। और स्पेसिफिकली चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग देख लें, चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग कर देख लें, तो उसमें दिखाई ये भी पड़ेगा कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा बेहतर किया है इन लोगों ने। ये एक बड़ी कमाल की बात है, लेकिन ये दिन का मैच है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आंकड़े सब कुछ सीधे सीधे देख करके आपको अप्लाई नहीं करने होते, एक्चुअली ये भी देखना पड़ेगा कंडीशंस कैसी है। तो इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहली इनिंग के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बाकी डैनी ब्रिक्स के भी यहाँ पर 30 मैच में शानदार 48 विकेटें हैं, जोफ्रा आर्चर के भी आंकड़े काफी कमाल के हैं, और बाकी प्लेयर्स के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। तो प्लेयर सिलेक्शन को क्लियर करने के बाद कि कौन कितना बेहतर होगा, उसमें किसको कब ड्रॉप कर सकते हैं, उसके जगह पर कौन सा डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन या बॉलिंग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखें तो लीस डुप्लाई बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी बहुत खराब खेलते हैं, 34 गेंद पर 35 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। डैन मॉजली अपनी ऑफ स्पिन पर 2 बार आउट कर चुके हैं, इनको मिलने की गेंद पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। क्रिस वुड को बेहतर खेला है। और इसके बाद जेम्स विंस हैं, एडम मिलने पर 2 बार, एक बार क्रिस वुड पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। बेनी हावेल को भी बहुत ज्यादा बेहतर या नहीं खेल पाए हैं। दिक्कत इनको टीम साउदी और डैन मॉजली पर कुछ खास हुई नहीं है, लेकिन डैन मॉजली निश्चित तौर पर बार बार दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जेम्स कोल्स ये भी बेनी हावेल पर एक बार फंसे हैं, और बेनी हावेल एक ऐसे खिलाड़ी है ना जिनको लोग पिक नहीं करते। पिछले वाले मैच में भी इनको लोगों ने पिक नहीं किया था, बर्मिंघम फिनिक्स वाले मैच में मैंने आपको वीडियो में भी सजेस्ट करा था, ये हमारी फाइनल टीम में भी थे, और लास्ट में आकर के 2 विकेट ले आकर के वन साइडेड हमको विक्ट्री इन्होंने दिलाई थी। तो ये कुछ उस तरीके के खिलाड़ी हैं बेनी हावेल, और बैटिंग भी कर लेते हैं। और उसके बाद आते हैं जेसन रॉय, जो लिविंगस्टन पर, बेनी हावेल पर 2 बार ट्रेंट बोल्ट पर आउट हो चुके हैं। इसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं इस टीम के, जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, उनके में जैसे लॉरी इवांस है और साथ ही साथ हिल्टन कार्टराइट है। हिल्टन कार्टराइट का तो कोई डेटा नहीं मिलेगा कि लॉरी इवांस का आप देख सकते हैं, जो बेनी हावेल पर 3 बार, एडम मिलने पर 2 बार, क्रिस वुड को अच्छा खेला है जो कि पिछले मैच में खेले भी नहीं थे, लिविंगस्टन पर 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये टीम थी सौदम ब्रेव की, जो अपना पिछला मैच 1 विकेट से जीत करके आई है। टीम है भी ठीक ठाक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ से बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हो, कि 5 ऑप्शन तो पक्के तौर पर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 4 और ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर 4-5 ऑप्शन उनको आप रोटेट करके ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई कर सकते हैं, जिसमें लीस डुप्लाई थे, जेसन रॉय थे, और साथ ही साथ लॉरी इवांस थे, और बॉलिंग में क्रेग वाटन और रीस टोपली थे। और वो सब कुछ आपको बता दिया कि किसको कब रोटेट करके अपनी टीम में आपको रखना है। इसके बाद दूसरी जो टीम है बर्मिंघम फिनिक्स की, इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें, जहां पर बेन डकेट भी हैं, जेकब बीथल भी हैं, लिविंगस्टन भी हैं, जोई क्लार्क, और बाकी बीच में थोड़ा सा इनका वल्नरेबल बैटिंग ऑर्डर है। बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो कुल टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में इन्होंने यूज किए थे। बेनी हावेल ने तो पूरे 4 ओवर कर दिए थे, 2 विकेटें भी लेकर गए थे। टीम सऊदी ने पूरे 4 ओवर किए थे, मिल्ले ने पूरे 4 ओवर करे थे, 3 ओवर करे थे ट्रेंट बोल्ट ने, 1 ओवर किया था डैन मॉजली ने। चूंकि ज्यादा बॉलिंग इनको करनी पड़ी नहीं, सामने की टीम ने 6 विकेट से मैच को काफी पहले जीत लिया था। बाकी इनका बेंच भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर टॉम हेल्म और क्रिस वुड जैसे बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास अच्छे। लेकिन करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको देखने के बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए, और पहला मैच जिसको इन्होंने हारा, बुरी तरह से हारा 6 विकेट से, उसमें परफॉर्मेंस देखने जाए तो बेन डकेट बिना खाता खुले आउट हो गए, विल स्मिथ ने 1 रन बनाए, एनुरिन डोनाल्ड ने 6 रन बनाए, 29 रन की पारी खेली यहाँ पर जोई क्लार्क ने। और यहाँ पर शायद उल्टा हो चुका है, तो इसको मैं बना देता हूँ सही। तो बेन डकेट जो है ये बिना खाता खोले एक्चुअली आउट हो गए थे, और 1 रन बनाए थे विल स्मिथ ने, तो इसको क्लियर कर दीजिएगा। बाकी एनुरिन डोनाल्ड भी नहीं चले। जोई क्लार्क ने 29 रन बनाए तो जरूर, लेकिन बहुत ही धीमे और बहुत ही फंसे हुए दिखाई पड़े थे। 30-32 गेंदें इनको लग गई थी वो 29 रन बनाने में। इसके साथ साथ बात करें, जेकब बीथल भी नहीं चले पिछले मैच में, लेकिन लिविंगस्टन ने ताबड़तोड़ 39 रन की पारी खेली। डैन मॉजली ने बहुत अच्छे और इंप्रेसिव 18 नाबाद की पारी खेली, बॉलिंग भी की। बाकी बेनी हावेल ने 13 नाबाद की पारी खेली, बाद में 2 विकेट भी लिया। एडम मिलने की बॉलिंग चली नहीं, लेकिन टीम सऊदी ने कमाल 2 विकेट चटकाई, कोचिंग करके लौटे थे। जबकि बाकी ट्रेंट बोल्ट को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन इस तरीके की पिचेस पर पहले इनिंग की बॉलिंग है तो आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर इनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, लेकिन बेन डकेट एक ऐसे नाम है जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। बाकी जोई क्लार्क को आप डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। जेकब बीथल भी एक ऑप्शन है, जो कि एक बड़े खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम पर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप चाहें तो डैन मॉजली की जहां पर जेकब बीथल को लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। तो जेकब बीथल है डैन मॉजली में से कोई एक, और प्लस लिविंगस्टन, यानी कि 2 प्लेयर तो ये हो गए। बेनी हावेल तीसरे प्लेयर के तौर पर, टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट ये 2 और, यानी कि
5 प्लेयर यही हो गए, बाकी छठा प्लेयर बेन डकेट। तो ऑप्शन तो इधर से भी हैं, यानी कि 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन बनता है हमारा, वही बनता दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन इतने सारे दोनों टीमों के पास है ना कि किसकी तरफ से 6 प्लेयर लेकर के जाएँगे, उसी को थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए और आगे आकर के हेड टू हेड का डेटा देखें, तो ये जो बर्मिंघम फीनिक्स की टीम है, ये जब खेलती है साउदर्न ब्रेव के खिलाफ, तो बेन डकेट के 7 में 236 रन है, 32 का एवरेज है, और इवन विल स्मिथ के भी 3 मैच 126 रन है, 101 का हाईएस्ट स्कोर है। तो एक बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि इनको मैं अगर ट्राई भी सजेस्ट करूंगा करने को ना, तो सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में ट्राई करिएगा। बाकी डोनाल्ड चले नहीं, क्लार्क के 6 मैच केवल 37 रन है, जेकब बीथल भी बिल्कुल फ्लॉप रहे इस टीम के खिलाफ, लेकिन लिविंगस्टन के 6 मैच 226 रन है, कमाल के आंकड़े हैं। मौजली भी खास कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्लेयर बैटर में आपने देखा था ना, लगभग सभी बॉलिंग बैटिंग ऑप्शन के सामने दिखाई पड़े हैं, लेकिन बॉलिंग कितनी करेंगे उस पर भी डाउट है। बाकी बेनी हावल के 6 मैच में 37 रन है, 4 विकेट है, नंबर्स कमजोर हैं, लेकिन हमारी टीम में रहेंगे। मिलने के स्टिंग के खिलाफ आंकड़े काफी अच्छे हैं, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग के, 5 मैच में 8 विकेटें हैं, ये भी एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन निकल करके आते हैं। बाकी सऊदी इनके कोई विकेट नहीं है, ट्रेंट बोल्ट खेले ही नहीं है, और बाकी ये दोनों प्लेयर टॉम हेल्म और क्रिस वुड के 2-2 मैच में 2-2 विकेटें हैं। तो ये आंकड़े अपने हेड टू हेड के देखे, और उसके बाद आकर के वेन्यू का भी डेटा देखें कि रोज बॉल साउथहैम्पटन के मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज इन खिलाड़ियों की रही है। तो यहाँ पर एक तो आपको देखिए क्रिस वुड का होम ग्राउंड होगा, तो अगर ये खेलते हैं आज के इस मैच में ना, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको आप सीधे ट्राई करिएगा। 72 मैच में 71 विकेट यहाँ पर ले भी चुके हैं। बाकी यहीं पर एडम मिलने के 4 मैच में 6 विकेट है, तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े इनके हेड टू हेड और वेन्यू के है, और 4 ओवर करेंगे भी, उसके बेसिस पर एक काफी बढ़िया ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मिलने या बोल्ट में से किसी एक को ट्राई करिए, या तीनों में से अगर किसी 2 को आपको ट्राई करना है, तो आप मिलने के साथ सीधा ट्रेंट बोल्ट के साथ भी जा सकते हैं। तब आपको सऊदी को ड्रॉप करना पड़ेगा, जिनके इस मैदान पर एक मैच में कोई विकेट नहीं है। बेनी हावेल तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। मैं बीथल पर ज्यादा भरोसा कर पा रहा हूं मौजली के अपेक्षा में। बाकी लिविंगस्टन तो टीम में रहेंगे ही, डकेट तो टीम में रहेंगे ही। बाकी जैसा मैंने आपको कहा था ना कि ये एक प्लेयर है विल स्मिथ, जिनको आप ग्रैंड लीग में और इवन स्मॉल लीग की सेकंड इनिंग की बैटिंग वाली टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। आप चाहें तो वो रिस्क ले सकते हैं। विल स्मिथ को लेकर के ये चीज कह रहा था। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो बेन डकेट क्रेग वॉटन पर अच्छा खेले हैं, लेकिन 3 बार आउट हुए क्रिस जॉर्डन पर सस्ते में, वो भी केवल 24 रन बना करके। इसके अलावा विल स्मिथ की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग इनको परेशान करती है। बाकी क्रेग वॉटन पर थोड़ा परेशान हुए, लेकिन रीस टोपली और टिमाल मिल्स को बेहतर खेल गए हैं। बाकी जोई क्लार्क की बात करें तो ये भी रीस टोपली पर, क्रेग वॉटन पर और क्रिस जॉर्डन पर सस्ते में आउट हुए, टिमाल मिल्स को बढ़िया खेल गए हैं। बाकी एनुरन डोनाल्ड के भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज खेलेंगे। बाकी जेकब बीथल, लिविंगस्टन और डैन मॉजली के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि दोनों टीमें काफी हद तक टक्कर की तो हैं। साउदर्न ब्रेव की टीम लेकिन पिछला मैच जीत करके आ रही है, तो कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा बेटर होगा, अपने होम ग्राउंड पर भी वो टीम खेलेगी। बाकी कॉमन कप्तान है उस कप्तान के बेन डकेट और लिविंगस्टन ही तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कॉमन भी है जो कि सभी के टीम के कप्तान है उस कप्तान होंगे। बाकी जेम्स विंस, एडम मिलने और क्रिस जॉर्डन, ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शन आपके बन सकते हैं, जिनको ग्रैंड लीग की टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आपको बनानी है। बाकी फाइनल टीम जो होगी ना, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, और इस टीम में अगर आप देखेंगे ना, तो एक रिफ्लेक्शन आपको ये मिलेगा कि दोनों टीमों की जो बैटिंग है वो बहुत स्ट्रांग या बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। इसी वजह से बॉलर्स फ्रेंडली यहाँ पर मैंने काफी हद तक टीम बना रखी है, जो कि आपके सामने दिखाई पड़ भी रहा होगा। बाकी किस इनिंग की बॉलिंग किस टीम की होगी, उसके बेसिस पर उसके उतने ज्यादा बॉलर होंगे, वो भी ध्यान में रखना है। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट अगर आएगा तो, और वेदर फोरकास्ट वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के यहाँ पर करते हैं फिलहाल खत्म, चलते हैं, नमस्कार।